पे बात करेंगे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में समझाऊंगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को भी हम लोग काफी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की वीडियो समझने के लिए जनाब आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड हैं आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है, वेवलेंथ क्या चीज़ है और वेव बेसिकली फिजिक्स में वेव कहते किसे हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो इन्फोडेस्क जो मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं बेसिक साइंसेस की वीडियोस बना के अपलोड करता हूँ, वहां पे जाके आप वेव की वीडियो सुन सकते हैं। ओके जनाब, अभी अगली 2 स्लाइड करने में कोशिश करूंगा कि जो वेव का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है मैं आपको फौरी तौर पर डिलीवर कर दूं। देखें, वेव बेसिकली होती क्या है। वेव कहते हैं अ डिस्टर्बेंस इन मीडियम, यानी मीडियम में होने वाली किसी डिस्टर्बेंस को हम वेव का नाम देते हैं। और उसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि एक एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करे। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे एक स्पीकर है, लाउड स्पीकर है, सही है। जब इसके अंदर कोई भी साउंड आता है बैक एंड से, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से, तो इसके अंदर जो है पूरा एक स्ट्रक्चर होता है जिसके ये पर्दा जो होता है, फ्रेम जो ये स्क्रीन जो होती है, ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है। आपने देखा कोई लाउड स्पीकर जोर से बजता है तो ये वाइब्रेशन आती है इसके अंदर। जब ये वाइब्रेशन आती है, ये वाइब्रेशन क्या करती है? हवा जो कि एक मीडियम है उसके पार्टिकल्स को मूव करवाती है। उसके पार्टिकल एक दूसरे से टकराते हैं, टकराने के बाद टकरा के जो है, जो इसके जितने भी इंसान होते हैं उन सबके कानों के अंदर वो पहुंचते हैं और कान के अंदर जो ये पर्दा होता है उससे जाके टकराते हैं। कान के अंदर वो साउंड का एक इफेक्ट अंदर प्रोड्यूस होता है, दिमाग उसको सेंस कर लेता है। यानी यहां से लेके यहां तक एक साउंड एनर्जी ट्रांसमिट हो गई। साउंड एनर्जी ट्रांसमिट हुई है, किसके जरिए ट्रांसमिट हुई है? एयर के जरिए। तो एयर इज द मीडियम। अच्छा, और ये जो सारा फिनोमेना ये वेव कहलाता है, ये साउंड वेव कहलाता है। एक सेकंड एग्जांपल है वाटर वेव्स की। वाटर वेव में आपने पार्क का, ये वाटर पार्क का एक स्ट्रक्चर देखा होगा जिसमें यहाँ पे मशीन लगी होती है, ये ऊपर नीचे मूव करती है तो यहाँ से पानी के पार्टिकल ऊपर नीचे मूव होते हैं। इस मूवमेंट की वजह से यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव जनरेट होके, एक सेकेंड, यहाँ से लेके यहाँ तक वेव जनरेट होके आती है और यहाँ पे जितने लोग बैठे होते हैं उनको धक्का देके पीछे कर देती है, यानी इनके अंदर मूवमेंट पैदा कर दी है। तो ये भी एक एनर्जी थी जो यहाँ से जनरेट हुई, यहाँ तक पहुंची। लेकर कौन आया? इसको वाटर लेकर आया। तो वाटर इज द मीडियम और ये जो एनर्जी ट्रांसमिट हुई है एक जगह से दूसरी जगह पर, इस फिनोमेना को भी हम कहते हैं वेव जनरेट हुई है। तो वेव के बारे में हमने बेसिकली वेव को हमने बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक कैटेगरी कहलाती है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव, मैकेनिकल वेव्स की फर्दर 2 टाइप्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको ट्रांसमिट होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। जिस तरह इन दोनों वेव्स का यहाँ पे एयर मीडियम थे और यहाँ पे वाटर मीडियम था। अब मैकेनिकल वेव्स की जो पहली टाइप है जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल क्या है? मिसाल के तौर पर रस्सी को आप एक जगह पे बांध दो, दूसरी जगह पे ऊपर नीचे मूव करो तो इस टाइप का ये स्ट्रक्चर आपके सामने आना शुरू हो जाएगा, सही है। इसमें आप देख रहे हो कि एनर्जी जो है लेफ्ट से राइट पे ट्रांसमिट हो रही है। लेकिन इसमें खास बात है, खास बात यह है कि इस मोशन के जो बॉडी मूव कर रही है इसमें किसी खास पार्टिकल को देखो तो ये खाली ऊपर नीचे मूव कर रहा है, सही है। या यहाँ पे इस पार्टिकल को देखो, ये भी खाली ऊपर नीचे मूव कर रहा है। पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहा है लेकिन एनर्जी आपको खुद नजर आएगा कि एनर्जी जो लेफ्ट से राइट पे ट्रांसमिट हो रही है। देखो ये एनर्जी पूरी जा रही है, यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगी। ये पार्टिकल की मूवमेंट अप एंड डाउन है, वाई एक्सिस के साथ है, और एनर्जी की मूवमेंट एक्स एक्सिस के साथ है, हॉरिजॉन्टली। तो इन दोनों के दरमियान में पार्टिकल की मूवमेंट और एनर्जी की मूवमेंट के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। इसे हम कहते हैं ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल्स एंड एनर्जी एक दूसरे से 90 डिग्री पर हों, उनको हम कहेंगे ये मैकेनिकल वेव्स तो हैं, लेकिन ये मैकेनिकल वेव्स की जो टाइप को हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव्स। इसकी सेकंड एग्जांपल है, पानी के अंदर आप कोई पत्थर मारते हो तो उसमें देखते हो कि जब जैसे ही पानी पत्थर जाते हो पार्टिकल जो पानी के ऊपर नीचे मूव करते हैं, लेकिन वेव जो है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, सब यानी एक्स एक्सिस पे सारी वेव मूव करती हैं और पार्टिकल वाई एक्सिस पे मूव करते हैं। तो ये भी ट्रांसवर्स वेव की एक टाइप है। इस फिनोमिना को जो मैंने वेव वाली वीडियो के अंदर काफी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, मैकेनिकल वेव्स की सेकंड एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो है ये भी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करती हैं। इसकी सादी सी एग्जांपल साउंड वेव्स है जो हमने स्पीकर वाली बात कही। देखिए पार्टिकल यहाँ से प्रेशर निकला, पार्टिकल मूव कर रहे हैं, मूव करते करते कान तक पहुंच रहे हैं। आप इसको अगर हम इस सब पिक्चर में देखना चाहें तो हम ये देख सकते हैं। देखिए ये पार्टिकल से मूव किया, इसने इसको टक्कर मारी, इसने इसको टक्कर मारी, एनर्जी जो है लेफ्ट से राइट में मूव हो गई। लेकिन एक खास बात है, खास बात यह कि इसमें पार्टिकल भी देखो राइट साइड पे मूव कर रहे हैं और एनर्जी भी राइट साइड पे ही मूव कर रही है। यानी पार्टिकल और एनर्जी के दरमियान में 0 डिग्री, यानी दोनों एक ही एक्सिस पे काम कर रहे हैं। ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल और एनर्जी दोनों एक ही एक्सिस पे काम कर रहे हों,
यानी उनके दरमियान में कोई एंगल ना हो, 0 डिग्री का एंगल हो, ऐसी वेव्स को हम कहते हैं ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहलाती हैं। देखिए ट्रांसफर वेव करना क्या था, पार्टिकल यू वाई एक्सिस पे थे और एनर्जी एक्स एक्सिस पे थी, लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकल भी एक्स एक्सिस पे है और एनर्जी भी एक्स एक्सिस पर ट्रांसमिट हो रही है, तो ऐसी वेव्स को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अच्छा, ये सेकंड एग्जांपल स्प्रिंग की है। स्प्रिंग को खींच के अगर आप छोड़ोगे तो उसमें ये स्ट्रक्चर पैदा होता है। तो इसमें देखें एक साइड पे एनर्जी राइट साइड पे ट्रांसमिट हो रही है और पार्टिकल भी राइट पे मूव करते हुए नजर आ रहे हैं आपको, तो ऐसे वेव्स को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अच्छा, तो यानी ये दो वेव्स के हमने टाइप्स पढ़ ली। इन दोनों वेव्स की खास प्रॉपर्टी क्या है, इन दोनों वेव्स को ट्रांसमिट होने के लिए मीडियम की जरूरत है। कभी पानी चाहिए, कभी रस्सी चाहिए, कभी एयर चाहिए, कुछ बदलेगा, कभी कोई मीडियम चाहिए। वेव की एक दूसरी कैटेगरी कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमें नजर कहाँ पे आती है, आपकी मोबाइल कम्युनिकेशन होगी इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई, आपकी एक्सरेज हो रही है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई, लाइट जो ट्रेवल करके सन से लेकर जमीन तक आ रही है दी ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई है, आपकी रेडियो कम्युनिकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, आपका इंटरनेट का जो वाईफाई का राउटर आपके घर में लगा हो वहां से लेकर आपके कंप्यूटर की कम्युनिकेशन है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और मेडिकल की फील्ड करने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कैसे होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ पे कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कैसे हो रही है, ये मेरी वेरी सेकंड वीडियो जो मेरी आएगी अभी इसके फौरन बाद ही, जो कि मैं एंटीना पे बना रहा हूँ, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि उसमें मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पूरा इफेक्ट बताऊंगा, उसमें बताऊंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कैसे हो रही है। तो आज की वीडियो में हम ये नहीं देखेंगे कि जनरेट कैसे हो रही है, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे ये बेसिकली होती क्या है। इनकी जनरेशन नहीं देख रहे बल्कि अब आज हम खाली इनकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रेड कलर से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को शो किया हुआ है और ब्लू कलर में इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड से जनरेट शो किया हुआ है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर क्रिएटेड बाय एक्सेलरेटिंग चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड मैग्नेटिक चार्जेस की वजह से जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से जनरेट होती है ये। अच्छा, इसकी खास बात क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है समझ लें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वाई एक्सिस के साथ है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी जेड एक्सिस के साथ है। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि इनकी जो ट्रांसमिशन होती है इन दोनों से 90 डिग्री पर होती है, यानी वो एक्स एक्सिस के साथ है। यानी तीन एक्सिस इस वक्त आपको सामने नजर आ रहा है। अगर आपको 3 डायमेंशन का पता है तो आप देख सकते हैं, एक है ये वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। सही है, तो वाई एक्सिस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जेड एक्सिस के साथ जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है और ट्रांसमिशन जो है आपके साथ एक्स एक्सिस के साथ है। तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उन वेव्स को कहेंगे जो कि कॉम्बिनेशन हो इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होल डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन है वो भी इन दोनों से 90 डिग्री के ऊपर हो, ऐसी वेव को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनके बारे में डिटेल्स हम एंटीना वाली वीडियो नेक्स्ट मेरी आएगी, उसमें आपको बताऊंगा जनरेट कैसे होती हैं। अच्छा, इन इलेक्ट्रो देखिए यहाँ पे सेकंड दूसरी पिक्चर में आप उसको इस तरह भी देख सकते हैं। अच्छा, इन वेव्स की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, सही है, दैट आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, यानी दोनों एक दूसरे 90 डिग्री पर होती हैं, एंड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यानी इनकी जो ट्रांसमिशन जो होती है वो इन दोनों से 90 डिग्री पर होती है, यानी 3 एक्सिस पे ये काम कर रही होती है। ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम कहते हैं कि ये ट्रांसवर्स इन नेचर है। अब मैंने इनको ट्रांसवर्स इन नेचर क्यों कहा, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव का हम क्या पढ़कर आए थे, ट्रांसवर्स वेव का हम ये पढ़कर आए थे कि वहां पे पार्टिकल की मूवमेंट और जो ट्रांसमिशन की मूवमेंट है वो दोनों एक दूसरे 90 डिग्री पर है, तो वो यहाँ पर भी है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज या मैग्नेटिक चार्ज की जो मूवमेंट है वो ट्रांसमिशन की मूवमेंट से 90 डिग्री पर है, तो ये भी ट्रांसवर्स इन नेचर है। नंबर 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है एक्स एक्सिस के साथ, बिल्कुल सीधी सीधी ट्रेवल करती हैं ये, जब तक किसी बॉडी से ना टकराएं। जब टकराएंगे तो वहां पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का फिनोमिना इसमें भी होगा। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल एट अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट, तकरीबन लाइट की स्पीड के साथ ये ट्रेवल करती हैं। दे ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वेव है तो इसका काम ही एनर्जी को एक जगह दूसरी जगह ट्रांसमिट करना है। आप कैसे ट्रांसमिट करती है ये आप देख सकते हो कि यार सूरज से जो लाइट वेव्स आ रही हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वहां सूरज की जो लाइट को वहां से लेके यहाँ तक हीट को या एनर्जी को वहां से यहाँ ट्रांसमिट करवा रही हैं। या ओवन है जो आपका इलेक्ट्रिक ओवन आपके घर के अंदर मौजूद है, आप सामान बीच में कोई खाना रखते हो तो वहां से साइड से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब जनरेट करते हो तो जो माइक्रोवेव जो जनरेट होती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैटेगरी में होती हैं वो क्या करती हैं, खाने को गर्म कर देती हैं। किस तरह गर्म करती हैं, आप
जब ओवन के अंदर खाना रख के जैसे ही ओवन ऑन करते हो तो जो ईएम वेव जनरेट होती है वो डायरेक्ट आपके खाने पे आके स्ट्राइक करती हैं। जैसे ही स्ट्राइक करती है तो उनके अंदर एनर्जी होती है, वो आपके खाने में ट्रांसमिट हो जाती है, तो खाना आपको गर्म लगता है। थर्ड एग्जांपल एक्सरेज की है। एक्सरेज के अंदर आप क्या करते हो, जाकर मशीन के सामने खड़े हो जाते हो, एक्सरेज बैक एंड से फायर की जाती हैं, वो आपकी बॉडी से गुजरती हुई जो है आगे आपकी बॉडी की पिक्चर आपकी क्रिएट कर देती है, यानी ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। अच्छा, when enters from one medium to another medium speed and wavelength changes। जब वेव, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो चाहे कोई सी भी वेव हो, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या मैकेनिकल वेव, कोई सी भी वेव, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वेव की ये प्रॉपर्टी है कि उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है और उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। इस चीज को मैं आगे अभी रिफ्लेक्शन का जब हम बात करेंगे उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, जिसका मिसाल के तौर पर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, लाइट की स्पीड जो है एयर में इतनी इतनी है और जब ये वाटर में एंटर होगी तो इसकी इतनी स्पीड हो जाएगी। दे ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, यानी इसके अंदर रिफ्लेक्शन भी होती है और रिफ्रैक्शन भी होती है। किस तरीके से होती है मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये तो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितनी टाइप्स की होती हैं, क्या क्या होती है, उनके क्या क्या नाम है, उनकी क्या क्या कैटेगरीज हैं, उन सबको हम सम अप करते हैं एक जगह पे। हमने उनको एक जगह पे जब हम उसको पूरा एक समझ लें एक टेबल में हमने फीड कर दिया तो उस पूरे टेबल का नाम हम देते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमें बेसिकली बताता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमें ये बताता है कि लो फ्रीक्वेंसी वेव्स को हम लोग कहते हैं रेडियो वेव्स, उनसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स को हम कहते हैं माइक्रोवेव, फिर हम कहते हैं इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, सॉरी इंफ्रारेड के बाद आ जाती है हमारे विजिबल लाइट की वेव्स आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, फिर एक्स रेज आती हैं, फिर गामा रेज आती हैं। ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली इनविजिबल होती हैं, नजर नहीं आती, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सिर्फ ये छोटा सा पोर्शन जो कि लाइट वेव्स कहलाता है या विजिबल लाइट कहलाता है, ये हमें नजर आता है, जो कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर कलर्स देख सकते हैं। हम अपने नॉर्मल लाइफ के अंदर ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, इन सबको हम देख सकते हैं। ये सब हम क्यों देख सकते हैं? क्योंकि ये एक विजिबल पोर्शन जो हमें नजर आता है जो कि हम विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही पार्ट है, बाकी सारे का सारा इनविजिबल पार्ट होता है। सही है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो आप नेट पे लिख के सर्च करोगे बहुत सारी पिक्चर्स आ जाएंगी, उसमें आपको बताया क्या जाता है, उसमें आपको बताया जाता है, तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि ये रेडियो वेव्स हैं, इनकी वेवलेंथ बड़ी है, और जो सबसे लास्ट में गामा रेज, इनकी वेवलेंथ बहुत ही छोटी छोटी है। सही है। अब कितनी है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ कितनी? 1000 मीटर तक भी हो सकती है, 1000 मीटर की एक वेवलेंथ। और यानी वेवलेंथ तो मैं आपको कॉन्सेप्ट पता ही होगा, नहीं पता तो वेव्स वाला लाजमी देख कर आना भाई, उसके बगैर ये आपको क्लियर नहीं होगी ये चीजें। और देखें शॉर्ट वेवलेंथ कितनी हो, 10⁻⁻5 नैनोमीटर, इतनी छोटी वेवलेंथ भी हो सकती है इसकी। अब आपको पता है जिसकी वेवलेंथ बड़ी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, और जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। सही है। अच्छा, अब ये इस्तेमाल कहाँ पे होती हैं? तो आपने ये फिगर भी देखी होगी अक्सर बेशतर। ये फिगर क्या बताती है आपको? ये फिगर आपको ये बताती है कि भाई जो रेडियो वेव्स हैं जो कि लो फ्रीक्वेंसी की होती हैं, जिनकी वेवलेंथ बड़ी होती है, उनकी वेवलेंथ इतनी बड़ी हो सकती है कि वो जो आपने ये मलेशिया का एक टावर है उसकी, यानी एक एक टावर की जितनी एक वेवलेंथ हो सकती है, यानी एक वेव जो पूरा जीरो से लेके दोबारा पूरा रोटेशन कंप्लीट करे, पूरी एक वेव बना, वो इतनी बड़ी भी हो सकती है। उसके बाद माइक्रोवेव्स आ जाती हैं, छोटी यानी एक ह्यूमन के साइज की हो गई या बटरफ्लाई के साइज की हो गई, या उससे आगे इंफ्रारेड आ गई जो नेडल के साइज की होगी, उससे छोटी वेव्स आ गई जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की साइड से हो गई, साइज की हो गई, अल्ट्रावायलेट रेज आ गई, एक्स रेज आ गई जो कि एटम के साइज की हो गई, या गामा रेज आ गई जो एटम के अंदर न्यूक्लियस के साइज की हो गई। यानी जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होती जा रही है उतनी वेवलेंथ आपकी कम से कम होती जा रही है। अब इसका फायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है? देखें इनकी एप्लीकेशन यहाँ पे सबकी मौजूद है। रेडियो वेव जो कि लो फ्रीक्वेंसी वेव में या नॉर्मली हमारे पास इस्तेमाल होती थी रेडियो कम्युनिकेशन के अंदर, आपने देखा ही होगा। रेडियो कम्युनिकेशन जो रेडियो हो गया, ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन जितनी भी है, उसमें आपकी रेडियो वेव इस्तेमाल होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह तरक्की होती गई, हमने माइक्रोवेव बना लिया, इंफ्रारेड की एप्लीकेशन आ गई। माइक्रोवेव के अंदर भी जो है क्या नाम अपना वहाँ पे भी कुकिंग वगैरह पर्पज के लिए ये वेव इस्तेमाल होती हैं, तो ये खाने वगैरह गर्म करने के लिए। उसका इंफ्रारेड आ गया। अच्छा, अब इनके अब हम नुकसानात की बात नहीं कर रहे। हाई फ्रीक्वेंसी जितनी हाई से हाई फ्रीक्वेंसी होती जा रही है, इनके नुकसानात भी हैं जिंदगी के अंदर। इनके नुकसान क्यों हैं? जिससे मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी, जिससे हमने मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में हमने पढ़ रहे थे, तो हमने ये देखा था जितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या करती है,
बल्कि आपने सुना ही होगा मोबाइल टावर जिनके घरों पे लगा हुआ होता है, इर्द गिर्द के लोगों को ज्यादा चांसेस होते हैं कैंसर होने के या ब्रेन ट्यूमर होने के। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि देखो यार, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हाई होती है उसकी वेवलेंथ उससे उतनी छोटी छोटी होती जाती है। जितनी छोटी छोटी वेवलेंथ होती जाती है, तो हमने कहा वेवलेंथ इतनी छोटी हो जाती है हाई, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर, कि वो उसका साइज कितना हो जाता है, न्यूक्लियस के एटम, न्यूक्लियस के जितना, एटॉमिक न्यूक्लियाई के जितना हो जाता है, या एटम के जितना हो जाता है, या उससे बड़ा कर लो तो मॉलिक्यूल्स के बराबर हो जाते हैं, उससे बड़ा कर लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये आपके सेल्स के साइज पे, आपके सेल के साइज पे आके इफेक्ट करती हैं। आपके जो बॉडी के सेल है ना, उनके ऊपर जाके इफेक्ट करती हैं। जब आपके सेल पे इफेक्ट करती हैं, आपके न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को इफेक्ट करती हैं जाके ये, तो आपके सेल को डैमेज कर सकती हैं। जब, और बेसिकली कैंसर है क्या? कैंसर ये है कि वो सेल जब डैमेज हो जाता है वो कैंसर बनना शुरू हो जाता है। ब्रेन ट्यूमर क्या है? वो भी यही है कि जब सेल के ऊपर सेल कोई डैमेज होता है, आपका दिमाग का कोई सेल डैमेज होता है, क्योंकि दिमाग के अंदर जो सेल होते हैं, दिमाग का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही, जिसे कहते हैं कि सेंसिटिव होता है। तो उसके ऊपर हल्की सी भी कोई सेल डैमेज हुआ, वो स्ट्रक्चर डैमेज हुआ, हम बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर हो गया ये। तो जितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसीज होती जाती हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करने की सलाहियत उनकी बढ़ती चली जाती है, वो आपके लिए उतनी ज्यादा नुकसानदेह हो जाती है। तो सारी सारी एप्लीकेशन दिखाई गई हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, नीचे एक मरतबा उनको पढ़ लेना ही कहाँ पे इस्तेमाल होती है, इनकी क्या क्या एप्लीकेशन है नॉर्मल लाइफ के अंदर। इंफ्रारेड कहाँ पे नजर आ रही है, इंफ्रारेड की तो वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं। अल्ट्रावायलेट रेज हो गए, एक्स रेज किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होती हैं। यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमें ये बताते हैं कि वेव की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, कौन सी वेव की वेवलेंथ कितनी हो सकती है इनकी, और इनकी एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती हैं। अच्छा, वेव्स जो होती है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये वेव की तरह रिफ्लेक्शन भी होती है इनके अंदर, रिफ्रैक्शन भी होती है इनके अंदर, डिस्पर्शन भी होती है इनके अंदर। तो रिफ्लेक्शन को मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, क्योंकि रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन तो बहुत ही सिंपल फिनोमेना जो कि हम वेव वाली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना थोड़ा सा टिपिकल है, उसको समझना थोड़ा जरूरी है। देखें, अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है, तो उसकी स्पीड पे भी फर्क आता है, उसकी वेवलेंथ पे फर्क आता है। देखिए यहाँ पे फर्क नजर आ रहा है, एक मीडियम ये है, दूसरा मीडियम ये समझ लो ये हवा है और ये पानी है। जब हवा से पानी के अंदर वेव एंटर हो रही है, तो देख लो कि यहाँ के बड़ी स्पीड से आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो कितनी स्पीड से जा रही है, यानी इसकी स्पीड कम हो गई, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे इसकी वेवलेंथ बढ़ी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। वेवलेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट या टू ट्रफ। लेकिन यहाँ पे देखो इसकी वेवलेंथ कितनी छोटी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ देख लो, या यहाँ से लेके यहाँ देख लो, यानी इसकी स्पीड भी कम हुई, इसकी वेवलेंथ भी कम हुई, लेकिन इसकी वेलोसिटी सेम रही है। वेलोसिटी सेम क्या रही है? देखो, जितनी देर में ये वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पहुंचा, उतनी देर में ये वाला यहाँ से स्टार्ट होकर ये यहाँ तक पहुंचा, यानी एक साइकिल कंप्लीट की है। तो फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ये थी कि भाई वो टाइम जिसमें एक क्या ना साइकिल आपकी एक सेकंड में कितने साइकिल्स आपकी कंप्लीट हो जाए, उससे आप कहते हो फ्रीक्वेंसी कहते हो। तो देखो, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, लेकिन आपकी स्पीड पे भी इफेक्ट पड़ेगा और आपकी वेवलेंथ पे भी इफेक्ट पड़ेगा।